अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज ज़रा गुफ्तगू करते हैं एंजाइटी के बारे में। कभी कभार आप उजलत का शिकार हो जाते हैं और आपको यकीन होता है कि जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं डिलेज हैं, यानी दिस इज़ ऑल अ परसेप्चुअल थिंग। आपको लगता है कि आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू फील स्टक। ऐसी सिचुएशन में इस फीलिंग से आपने कैसे निकलना है? आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कोट्स ऑफ ऑल टाइम इज़ कि अगर आपको नतीजे का या जिस मंजिल की तरफ आप रवा दवा हैं उसका यकीन है तो फिर डेफिनेटली यू कैन अफोर्ड टू वेट एंड यू कैन वेट विदाउट एंजाइटी। इसी बात को लेकर ज़रा आगे चलते हैं और आज हम नज़र डालते हैं ज़रा ट्विटर के ऊपर। कल से हम देख रहे हैं, कल सुबह से पाकिस्तान शॉक्स इंडिया ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि आईसीसी ने कहा कि ऑल टाइम फेवरेट आपके क्रिकेटर, द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स जिनको लीडरशिप ने यानी कैप्टनसी ने बहुत हेल्प किया, उसमें आप सबसे आगे किसको देखते हैं? और ऑफ कोर्स इस लिस्ट में 4 लोग थे जी शामिल और इसमें एक नॉमिनेशन हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब की थी और ऑफ कोर्स विराट कोहली वाज आल्सो देयर। और कहा जाता काफी देर तक विराट कोहली लीड कर रहे थे लोगों के इस ओपिनियन पोल को और आखिर में जब ये क्लोज भी हुआ तो ही वाज अ क्लोज कंटेंडर बिकॉज उनको तकरीबन 46% वोट्स मिले। ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब ने, हमारे कप्तान ने बाजी मार ली और यकीनन जब भी बात आती है, अगर 3 अल्फाज की बात की जाए ना, क्रिकेट, भारत और इमरान खान, इनमें से कोई 2 भी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो डेफिनेटली पीपल जो इंटरेस्ट होता है वो कई गुना पीक कर जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब आपने तीनों को एक साथ ही कर दिया तो फिर नतीजा वही आना था जो आपके सामने आया। लेकिन इस बात की खुशियां, इस बात की सेलिब्रेशन पूरे पाकिस्तान ने मनाई है और इसमें शामिल हो गए जी कई वुज़रा भी और कई पार्लियामेंटेरियंस भी। उन्होंने भी मुबारकबाद दी, जिसमें तताश गुल साहिबा शामिल हैं, जिसमें फैसल साहब शामिल हैं, फैसल जावेद। और इसके अलावा आमतौर पर तो पाकिस्तानियों के लिए ये खुशी की बात थी ही। आइए आपको दिखाते हैं इसी हवाले से ये रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक। उन्नीस 1992 वर्ल्ड कप के फाते कप्तान इमरान खान आज भी सबके पसंदीदा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पोल में बेहतरीन कप्तान करार पाए। आईसीसी ने दुनिया क्रिकेट के 4 बेहतरीन कप्तानों के हवाले से ट्विटर पर पोल जारी किया। पोल में 47% वोट हासिल करने के बाद इमरान खान बेहतरीन कप्तान करार पाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली 46% वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के कप्तान मैग लिनिंग को भी राय शुमारी में शामिल किया गया। 24 घंटे के लिए जारी किए गए पोल में 5,36,000 से ज्यादा सारिफीन ने हिस्सा लिया। आखिरी लम्हात में पाकिस्तानी और भारतीय सारिफीन में कांटे का मुकाबला हुआ। आखिरी मिनट में 34,000 से ज्यादा वोट पड़े। She's gone! Yes, a beautiful catch! जी जनाब, आप देख सकते हैं कि क्रिकेट शहरत करार दी जाती है दोनों ममालिक की। अब मैदान चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं तो ट्विटर पे ही अगर पोल हो तो आप देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट का जो वलवला है और जो रिस्पांस है वो यकीनन काबिल दीद है। आगे बढ़ते जी आपको दिखाते हैं कि किस तरह मच के साहने के बाद आला क़यादत, क्योंकि बात यहाँ लीडरशिप की हो रही है और लीडरशिप का कंपैशनेट होना शायद साल 2020 और 21 की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। हमने ये देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मच के साहने के बाद वहाँ का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात भी की। आइए इस हवाले से दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा, सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने सानेहा मच के मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। गुफ्तगू करते हुए कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। अंदोनाक सानेह के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान में तरक्की से मुल्क में तरक्की होगी। मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इंतशार फैलाने में कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने डिवीजन अफसरान से खिताब में कहा, दुश्मन अनासिर स्ट्रेटेजिक सलाहियत के हामिल बलूचिस्तान पर नजरें जमाए हुए हैं। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की यकीनी बनाएंगे।
अच्छा जी, कराची में जिस तरह का गैस क्राइसिस घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात का बायस बना था, इस पर हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहे। और कल भी हमने ये बात की थी कि ब्रेकडाउन के दौरान जो इतनी शदीद ठंड है, धुंध है, इसमें इस मौसम की सख्ती ने यकीनन मुश्किलात में और इजाफा किया होगा। और अब हम देख सकते हैं कि पंजाब भर में जो गैस की क्राइसिस है वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है। घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात हैं, हीटर्स नहीं चल रहे, और यकीनन इसकी वजह से अब लोग अगर दूसरी तरफ जाते हैं, प्राइवेटली सिलेंडर्स खरीदते हैं, तो उसमें भी सेफ्टी कंसर्न सामने आ जाता है। मुतअद्दिद ऐसे वाकयात हो रहे हैं जहां पे ये गैस का सिलेंडर फट जाए तो ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा हादसा जो कभी कभार जानलेवा भी हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है हमारी कॉलीग हुमा भट्ट लाइव फ्रॉम लाहौर। उनसे जानते हैं कि इस पे लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक। सर्दी क्या आई, घरों में चूल्हे ही ठंडे पड़ गए। पंजाब भर में मौसम जितना सर्द होता जा रहा है, उतनी ही सुई गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। घरेलू सार्फिन शदीद सर्दी में सुबह सवेरे LPG स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। इस टाइम तो बिल्कुल भी गैस चूल्हों में नहीं है, कि बिल्कुल भी ओनली सिलेंडर्स के ऊपर अगर आप चला रहे हैं तो वो आपका खाना पक रहा है। सुबह सुबह काम पे जाना होता है और चाय या खाना खुना खाना होता है, नहीं मिला, इसलिए गैस की दुकान पर आए हैं, गैस पर आके जा रहे हैं। कोयला, लकड़ियाँ और LPG तीनों ही इस वक्त डिमांड में है। परेशान हाल शहरी कहते हैं 70 और 100 रुपए वाली LPG अब 150 रुपए पर पहुंच गई है। घरों में तो गैस आता है बिल्कुल नहीं। अब हम बाजार से ला रहे हैं, कोई 120 दे रहा है, कोई 130 दे रहा है, जैसे दाल लगा लोग दे रहे हैं। बहुत महंगा है गैस, बहुत महंगा, गरीब आदमी मर रहे हैं हम। यकीन करो कि क्या करें, अब हम गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, गैस आने नहीं, गैस यहाँ से लेते हैं, यहाँ से महंगी हो गई है। पहले 100 रुपए थी, अब 140 रुपए किलो महंगी हो गई है। गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस कोयले की कीमत 80 से बढ़कर 100 रुपए किलो, लकड़ियाँ 800 से 1000 रुपए मन और LPG की कीमत 150 रुपए तक पहुँच गई है। इन ऑल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करने पर सार्फिन मजबूर हैं क्योंकि सुई गैस की सप्लाई इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। हमारे साथ हुमा मौजूद है, हुमा से जानते हैं मजीद डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। हुमा, अभी हमने लोगों की ओपिनियन भी सुने, यकीनन वो इस बात से खाइफ हैं कि ये गैस महंगी भी हो गई है, जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत उनको महंगे मिल रहे हैं, और घर में जो सुई गैस की सप्लाई है वो बहुत कम है। इसका कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रही है जो मुंतज़मीन हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है जो आपकी नज़र से गुजरी हो? जी बिल्कुल, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसका हल तलाश कर हों, लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई हल तो तलाश नहीं किया गया। लेकिन जो अवाम है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुत से लोग जो हमारी तरह के हैं, कम से कम जिन्होंने ड्यूटीज़ पर जाना है, उनको सुबह के वक्त, हालांकि ये बताया ही जाता है और बार बार अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि सुबह और शाम के वक्त में वो जो गैस प्रेशर है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। हालांकि सुबह के वक्त अब ये वक्त वो है कि जब ना तो स्कूल खुले हुए हैं, ना ही कोई और यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, बच्चे भी नहीं स्कूल जा रहे, तालीमी इदारे बंद हैं। उसके बावजूद सुबह के वक्त नाश्ता करना जो है वो अजीरन हो चुका हुआ है। लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती जा रही है। उन लोगों के लिए गैस प्रेशर बिल्कुल नहीं है सुबह के वक्त भी, और ना ही शाम के वक्त। सारा दिन खवातीन जो हैं वो माचिस जला जला कर देखती रहती हैं कि शायद किसी वक्त कोई लम्हा ऐसा उन्हें मुयस्सर में हो जाए कि वो गैस जो है उनके चूल्हों में आ जाए और वो घर का खाना जो है वो पका सके। लेकिन हमने ये देखा था कि जैसे ही मौसम की तब्दीली आई, नॉर्दर्न सुई गैस कंपनी की तरफ से पब्लिक सर्विस मैसेजेस शुरू हो गए, जिसमें लोगों को बारहा हादसों से बचने के लिए और सेफ्टी बावर कराने के लिए हिदायत देती जाती रही। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह सार्फिन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाने पर मजबूर है, क्या आप समझती हैं कि आपकी नजर से गुजरा है कि हादसात में भी इजाफा हुआ है? क्योंकि ये जो सिलेंडर्स बाजार से लिए जा रहे हैं LPG के, वो नाकस क्वालिटी के होते हैं। फिर इसके अलावा लकड़ी, कोयला, इन सब के इस्तेमाल से भी एक सेफ्टी हैजर्ड तो बहरहाल बर्पा होता है। आपने इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सिलेंडर्स के हादसात भी हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम लोग देखते हैं कोई ना कोई इस तरह का वाकया पेश आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि अथॉरिटीज की तरफ से कहा जाता है कि कंप्रेसर, जिसको मना किया गया है कि वो ना लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि बेशतर जगहों पर जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वहां पर कंप्रेसर जो है वो लगाया जाता है, और अथॉरिटीज जो है ना तो चेक करती हैं आके और ना ही किसी को कोई नोटिस दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आस
आसपास के बाकी लोग हैं वो परेशान रहते हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई गैस नहीं आती है, वो सिलेंडर्स जलाते हैं और सिलेंडर्स जलाने में इतना खतरा है, लोग काफी ज्यादा उसकी वजह से भी डरते रहते हैं कि कभी कुछ उसकी चीज खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, और वहां पर ऊपर रख कर बच्चे जो है करीब खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चे घर में ही बैठे हुए हैं, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी सिलेंडर्स और बाकी जितने भी ईंधन है वो काफी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। लोगों के लिए ये अफोर्ड करना जो है वो उससे भी ज्यादा इस्तिताअत से बाहर होता जा रहा है। लेकिन हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हर दफा की तरह, ये हम लोग इस गवर्नमेंट को नहीं कहेंगे बल्कि हर साल हम लोग यही सूरत हाल देखते हैं कि सर्दी जैसे ही बढ़ती है गैस की शिद्दत जो है वो बिल्कुल, गैस सुई गैस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त तमाम घरों के यही एक पेन पॉइंट है, चाहे कराची में हो, पंजाब में हो, लेकिन पंजाब में सिचुएशन इंटेंसिफाई हो रही है। वहाँ मौसम में भी आप देख सकते हैं कि सर्दी की शिद्दत और धुंध की शिद्दत क्योंकि ज़्यादा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक इल्तिजाई हो सकती है कि जितने प्राइवेट सेक्टर में शॉपकीपर्स LPG सिलेंडर्स मुहैया कर रहे हैं, ठीक है आपका मुनाफा तो है, इस वक्त बिक्री भी खूब हो रही होगी, लेकिन फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन गैस सिलेंडर्स की प्रॉपर मेंटेनेंस हो ताकि किसी के लिए कोई हादसा पेश ना आ सके जो कि खुदा ना खासा बड़े नुकसान का बायस बने। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आज एक अच्छी खबर से सुबह की शुरुआत हुई है। सबसे पहले अ गिफ्ट ऑफ 1 बिलियन मैंग्रोव ट्रीज फॉर द पीपल ऑफ सिंध, क्योंकि सिंध की खुशहाली हर तरफ हरियाली। आई थिंक इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि सब्जा यकीनन आपको तरोताज़ा भी करता है और माहौलियाती तब्दीली जिसमें पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है यकीनन इसमें हमें हेल्प करेगा। सो ईच वन ऑफ अस शुड एटलीस्ट बी एमिंग एट प्लांटिंग 2 ट्रीज ताकि हम आने वाले दिनों में एटलीस्ट अपना हिस्सा दे सके। एक चाइनीज प्रोवर्ब भी है, कहा जाता है व्हेन people start thinking about and start planting trees जिसके साए में वो खुद बैठने का तस्वुर ना करें, that's when you feel कि एक सोसाइटी आने वाले दिनों के लिए सोच रही है। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में another thing which is very close to my heart, आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान के होनहार तालिब इल्मों को जिनको हम मदू करते हैं अपने शो में और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं when it comes to the Scrabble Championships। इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी की है, बनाई है, और आपने अक्सर मुख्तलिफ कैटेगरीज मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में हमारे इन नन्हे चैंपियन से मुलाकात भी की है। लेकिन इस दफा ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान विल बी होस्टिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जी मुझे बताया जा रहा है 22 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक होगी। लेकिन क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी है तो हम देखेंगे इस दफा फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप विल हैपन वर्चुअली एंड पाकिस्तान इज होस्टिंग। सबसे पहले इसके हवाले से दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट एंड देन वील ऑफ कोर्स बी स्पीकिंग टू द ऑर्गेनाइजर्स। ग्लेडिएटर्स विस्पर यूथ स्क्रैबल कप 22 जनवरी से 7 फरवरी तक खेला जाएगा। स्क्रैबल की आलमी तंजीम ने चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया है। कोरोना के बायस चैंपियनशिप का इनेकाद ऑनलाइन होगा। कराची में पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के डायरेक्टर, यूथ प्रोग्राम और आलमी तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन तारिक परवेज ने इवेंट की तफसीलात बताई। इवेंट 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहला मरहला 22 से 24 जनवरी, दूसरा 30 से 31 जनवरी, जबकि तीसरा और आखिरी मरहला 6 से 7 फरवरी तक होगा। मैं बड़े फख्र के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि दुनिया की स्क्रैबल की तारीख की पहली आलमी चैंपियनशिप ऑनलाइन पाकिस्तान को अवार्ड हुई है। चैलेंजिंग तो है लेकिन इंशाल्लाह वी नो के हमारे पास ऐसे लोग हैं जो केपेबल हैं इस चैलेंज से पूरा उतरने के लिए, और हमने पिछले कुछ महीनों में 2-3 ऐसे टूर्नामेंट करके तजर्बा भी हासिल कर लिया है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी कैन मेक इट हैपन। चैंपियनशिप की पूरी इंतजामी टीम का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इवेंट में शामिल 16 ममालिक की टीमों का 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान 17 जनवरी को होगा। जी जनाब, ग्लैडिएटर्स वेस्पा यूथ स्क्रैबल कप 22 जनवरी से शुरू होने वाली है पाकिस्तान में। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक परवेज साहब। अभी आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। ही इज द डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम ऑफ द पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू तारिक साहब। तारिक साहब, आपके जो स्टूडेंट्स हैं एंड द यंग किड्स हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान, वो तो हमें हमेशा ही दंग कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा सर फख्र से बुलंद कर देते हैं। इस दफा इस चैंपियनशिप से, इस जो आप वर्चुअली होस्ट कर रहे हैं, उससे क्या उम्मीद है?
उम्मीदें हमेशा बड़ी अच्छी होती हैं क्योंकि वी हैव गॉट वन सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, हर चीज़ ही नई है, वर्चुअली खेल रहे हैं, सो काफ़ी नई चीज़ें हैं। दे मे बी सरप्राइजेस, लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट कि वी हैव गॉट द प्लेयर्स। अच्छा जी, हमें बताया जा रहा है, आपने कहा 16 ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर मुल्क की टीम में तकरीबन 6 प्लेयर्स होंगे एंड दे आर गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड। लेकिन मुझे ये बताइएगा तारिक साहब, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, हम तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं ही, लेकिन हमें टफ कॉम्पिटिशन कौन दे रहा है? इसमें कई मुल्क हैं, वन इज यूएसए, ठीक है, नाइजीरिया इज वन ऑफ टफ कंट्रीज एंड आवर नेबर्स श्रीलंका एंड सिंगापुर। और ये हमारी ये कंटिंजेंट आती है, हमारे जो 6 प्लेयर्स हैं, इनके जरा एज ग्रुप्स बताइए, बिकॉज अलग अलग एज ब्रैकेट्स के होते हैं ना। हाँ, इसमें तमाम प्लेयर्स जो है ना अंडर 18 है, दैट इज द अपर लिमिट, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज एज अराउंड 15 है, 15 है। ओके ओके, और इनमें से कईयों का ये पहला चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगा? अभी टीम फाइनल नहीं हुई है क्योंकि हमारे क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं दिस वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, उसमें टीम फाइनल होगी। ठीक है, ये फामी वो गेस्ट हाउस पे हमारा चैंपियनशिप है, अब क्वालिफाइंग राउंड, उसमें से टीम सेलेक्ट होगी। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग, बाकी 4 उसमें से आएंगे। सही। One of them is इमाद। ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू, हमारे यहाँ जब मुख्तलिफ प्लेयर्स आते हैं और हम देख रहे हैं कि दिस इज अ वेरी नीश, एक छोटा सा ग्रुप है जो इसमें अपना इंटरेस्ट भी रखता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हैव बीन डूइंग ग्रेट फॉर पाकिस्तान। आपने इस साल में खास तौर पे, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि इनके लिए कोई प्रोडक्टिव, कोई इफेक्टिव एक्टिविटी हो, स्क्रैबल में 2020 में इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का? जी हाँ, इस सेंस में बढ़ा है कि हमने इसमें ऑनलाइन गेमिंग इंट्रोड्यूस कराई है और बड़े प्रॉपर तरीके से। अदरवाइज व्हेन यू प्लेइंग एट होम, सो वी कैन नॉट चेक कि वेदर यू आर टेकिंग एनी हेल्प और नॉट, लेकिन हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सर्वेलेंस का, जो इससे पहले नहीं था। दैट इज द रीजन हमें इसकी मेजबानी भी मिली है, सो वी आर द पायनियर्स इन दैट फील्ड। वंडरफुल, दैट फील्स अमेजिंग। मुझे ये बताइए कि स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट भी होते हैं, एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि स्क्रैबल में यस द रूल्स आर डिफरेंट बट इट हैज टू डू विद लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। तो हमारा कोई ऐसा चैंपियन, कोई होनहार स्टूडेंट जो दोनों मैदानों में बाजी मार गया हो? जी, इमाद जो हमारे नंबर 1 है, उसके रीजनल चैंपियन सिंध के थे, नेशनल में इसलिए नहीं जा सके कि उसी के साथ कॉन्साइड कर रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप की। So he had to pick one. He had to pick one. अच्छा, तो खैर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए, वर्ल्ड चैंपियन बनकर आ गए। So I think he made the right choice. सुपर सुपर। तो मुझे बताएं कि लड़कियों का, बच्चियों का इंटरेस्ट आप स्क्रैबल में देखते हैं? क्योंकि अमूमन मेरे शो पे जितने चैंपियंस आए हैं दोज आर ऑल बॉयज। हाँ, इत्तेफाक की बात है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खेलती हैं, बल्कि 2013 में वर्ल्ड नंबर 2 जो थी वो पाकिस्तान की थी, जब मोइज ने जीता था। सही। जो रनर अप थी वो पाकिस्तान की थी, शी वाज अ गर्ल, जवेरिया मिर्जा। फिर 2014 में भी नंबर 1 यूथ प्लेयर इन द वर्ल्ड फीमेल वाज अ पाकिस्तानी, मरियम आरिफ। सो वी हैव प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर्स एज वेल। एक कॉलर आपके लिए मौजूद हैं, आइए तारिक साहब उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान स्क्रैबल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और जिस तरह पाकिस्तान पे तो हमेशा से इल्जाम लगते हैं कि ये दहशतगर्दी में आगे है, ये जो है शिद्दत पसंदी में आगे है, तो अगर इस तरह के इवेंट्स और शोज होते रहेंगे तो पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आमतौर पे मैं ये मिसाल दिया करती थी जब हम डिबेट्स में, तारिक साहब बहुत आगे होते थे और आई वाज एन एविड डिबेटर थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ, तो हम कहते थे कि तारीख दान जब आपके मुल्क के बारे में, बल्कि आज कहना चाहिए मीडिया जब आपके मुल्क के बारे में बात कर रहा होता है, तो ये एक दरिया की तरह है और इस दरिया में अक्सर आप देखते हैं कि खून, स्याही, सब चीजें आपको नजर आती हैं, पर इट इज द बैंक्स व्हिच हैव द रियल स्टोरीज। यानी अगर आप साहिल की तरफ नजर डालें तो लोग पोइट्री भी लिख रहे हैं, कारामत काम भी कर रहे हैं, स्क्रैबल भी खेल रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, एंड दे ट्रूली आर द नैरेटिव ऑफ एनी कंट्री। तो उस पर नजर डालने की जरूरत है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी आंख है कि आप किस चीज की तरफ देखते हैं एंड यू पिक इट अप। बट तारिक साहब, यू वर्क विद यंग किड्स और एक आम परसेप्शन लोगों का ये है कि इस तरह के जो रिवायती खेल थे, वोकैबुलरी से, पढ़ने लिखने से ताल्लुक रखने वालों से, उसमें थोड़ी दिलचस्पी बच्चों की कम हुई है और वो डिजिटल गेमिंग की तरफ ज्यादा चले गए। आप ये रुझान देख रहे हैं और उसमें कोई तब्दीली आपने नोटिस की हो? ऐसा है बिल्कुल, और ये प्रॉब्लम तो हर एक में रही है। स्क्रैबल में हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये कि हमने स्टार्ट ये किया था कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हम ले आने लगे तो एक फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज जो है ना बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव है। सही। हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया गए, फ्रांस गए, इंग्लैंड गए, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ मुल्कों में गए, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज, ये
मोटिवेशन है कि इफ वी गेट सेलेक्टेड वी कैन ट्रैवल अब्रॉड, मीट अदर पीपल, तो उसकी वजह से भी हुआ। फिर हमारी जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्लैमरस होते हैं, तो उसमें अटेंड करना इज कंसिडर्ड कूल। So these are the reasons we were able to keep the interest alive. बिल्कुल सही। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसका जो एज है, जो एडवांटेज है, वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि अगर आपकी वोकैबुलरी और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो इट विल गिव यू एन एज इन लाइफ। क्या यंगस्टर्स और खासतौर पे पेरेंट्स ये रिकग्नाइज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। स्क्रैबल के गेम के साथ एक यूनिक चीज़ है जो किसी में भी नहीं है, ये वो गेम है जो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि आप ज़रूर खेलें। हाँ। और टीचर्स भी बच्चों को खुद कहते हैं, तो ये किसी और खेल में शायद ना हो। तो प्रेस्टीज फैक्टर इसका बहुत है, और यकीनन जो हमारे एक एज रहा है ऑफ रिमेनिंग एंड बीइंग द वर्ल्ड चैंपियंस, आई होप कि इस टूर्नामेंट में भी हमारे अपने टीम की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगी। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं इस मुश्किल साल के बाद भी ये तहैया करने के लिए कि सो व्हाट, वी आर गोइंग टू बी इन द फोर फ्रंट ऑफ चेंजेस। रिवायती तौर पे इसको बाकायदा फिजिकली मुनक्किद किया जाता था, व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग होस्ट वी आर गोइंग वर्चुअल, व्हिच इज द वे एंड द द वे फॉरवर्ड। सो बहुत बहुत मुबारक तारिक साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक, और आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम बात करेंगे हर्बल टीज के हवाले से। मुख्तलिफ कावे और चाय जो आजकल इन वोग हैं उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो चाय के शौकीन भी हैं और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। कल आपको मैं बताऊं, यहाँ से जाने के बाद मुझे अपने गले में इतनी तकलीफ सी महसूस हो रही थी कि मैंने कहा मैंने कुछ और नहीं डालना, ना मैंने कोई जुशांदा पीना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ गरम गरम कोसा कोसा पानी दे दें। और फिर यकीनन मेरे जहन में आया कि इसके कोई बेनिफिट्स भी तो होते होंगे। जब मैंने ऑनलाइन जाके देखा तो कोई 11-15 मुख्तलिफ बेनिफिट्स आ गए कि जी आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करता है, आपकी स्किन को भी अच्छा लगता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर देता है, यादा यादा यादा। तो मैंने सोचा कि मैं जरा अपनी दोस्त सहर से आज ये पूछती हूँ, उनको जरा ऑनलाइन लेके आते हैं और उनसे पूछते हैं कि या वाकई गर्म पानी के फायदे होते हैं। और फिर जब गर्म पानी में हम अपनी मर्जी के हिसाब से जड़ी बूटियां, हर्ब्स, फलाना ढिमाका, आजकल तो हर चीज की चाय हम बना देते हैं, इनके फायदे असल में क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर जावेद चावला। आप इनको जानते हैं एज अ वेरी रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, एंड ऑफ कोर्स शी इज अ डियर फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा मुझे बताएं ना, हमारे यहाँ आमतौर पे हर चीज के बारे में ही आर्टिकल लिखा होता है, गर्म पानी पीना यानी नॉट रियली 100 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ पानी नहीं, लेकिन अगर 70-80 डिग्रीज की टेम्परेचर वाला पानी पिया जाए, सादा पानी, उसका कोई फायदा होता है? अच्छा, आई ऑलवेज से दिस टू पीपल कि सुबह के अलावा जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई हर्बल टोटका नहीं यूज करें, क्योंकि सिद्रा हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना कि सुबह उठते ही नीम गर्म पानी पिए। अगर आप कोई हर्बल टोटका यूज नहीं करें तो सुबह उठते ही आपने ठंडा या चिल्ड पानी पीना होता है। वो आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को 30% पूरे दिन के लिए तेज कर देता है इफ यू आर इनटू वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस। उसके अलावा आप बिल्कुल सही फरमा रही है, पूरा दिन आपको नीम गर्म पानी पीना होता है। ये आपकी बॉडी में इंफेक्शन काउंट जो है वो भी लो रखता है, आपकी डाइजेशन के सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, आपकी जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं, आंतों से जो इंटेस्टाइन से जो खाने की मूवमेंट होती है उसको भी रेगुलेट करता है, आपको गैस भी नहीं होने देता, ब्लोटिंग इंडाइजेशन भी नहीं होने देता, आपको बीमारियों से भी महफूज रखता है। तो डेफिनेटली अच्छा है। और जब इस पानी में हम डिफरेंट हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं और हम हर्बल टीज बनाते हैं तो उसके वाकई बेतहाशा फायदे हैं। आपको जो ऑनलाइन बिल्कुल सही है, वो डिफरेंट हर्ब्स के साथ डिफरेंट फायदे एसोसिएटेड हैं। अच्छा, इसमें सबसे जो मशहूर जमाना बात की जाती है वो है लेमन वाटर, और कुछ लोग उस लेमन वाटर में हनी भी शामिल कर लेते हैं। बताइए, ये लेमन वाटर सुबह सुबह पीना या लेमन टी पीना, जो भी आप इसको कंकॉक्शन को कहना चाहें, इसके बारे में क्या कहेंगी? इज इट गुड फॉर अस और नॉट? ये ओवररेटेड है? बिल्कुल ओवररेटेड नहीं है, इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। नींबू में वैसे तो हालांकि विटामिन सी होता है, और अच्छा हुआ आपके चैनल के तवसल से मैं मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर सकूं। लोग समझते हैं कि नींबू की जो तासीर है वो एसिडिक है। जी नहीं, नींबू की जो तासीर होती है वो अल्कलाइन होती है, यानी वो आपकी तेजाबियत को कम करती है। अब पूरी रात हमारे स्टमक ने इतना एसिड प्रोड्यूस किया होता है कि सुबह के टाइम हमने उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना होता है, उसकी तेजाबियत को थोड़ा कम करना होता है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी लव्स अल्कलाइन फूड्स, हमारी बॉडी को अल्कलाइन खाने बहुत पसंद है। तो सुबह सुबह
जब हम निहार पेट थोड़ा सा नींबू लेते हैं पानी में डालकर, तो दैट इज एक्सीलेंट, क्योंकि वो आपकी तेजाबियत को कम करता है, आपके स्टमक को जरा सूद कर देता है, आपकी बॉडी को सुबह सुबह प्रिपेयर कर देता है, आपकी बॉडी के पीएच को अच्छा न्यूट्रलाइज कर देता है। और उसमें शहद डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप शहद डालते हैं तो उसका फायदा, उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शहद भी अगेन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, आपकी डाइजेशन, आपकी ब्लोटिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साहर, शहद के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने ये सुनी है और मैंने कहा मैं आपसे वेरीफाई करूं। कहते हैं कि अगर नीम गर्म पानी में शहद डाल के पिया जाए तो वो वेट लॉस करता है, लेकिन अगर ठंडे पानी में शहद को डालकर पिया जाए तो उससे वजन बढ़ता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये सही बात है? इसको जरा वेरीफाई कीजिएगा। अच्छा, अगर ठंडे पानी में शहद डालकर पिया जाए तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन वजन उससे आपके पास बढ़ता नहीं है। अगर आप नीम गर्म पानी में भी सीधा 3 टेबलस्पून शहद सुबह दोपहर शाम डालेंगे तो वजन फिर नीम गर्म पानी से भी बढ़ेगा। इट इज अबाउट द क्वांटिटी। लेकिन हाँ, आपकी अफाद जरूर बढ़ जाती है जब आप उसको नीम गर्म पानी में डालते हैं। और एक बात मैं हमेशा नाज़रीन को कहती हूँ कि शहद और हल्दी ये अपनी तासीर, और ग्रीन टी, 3 चीजें याद रखिएगा, शहद, हल्दी और ग्रीन टी, ये अपनी तासीर खो देती हैं अगर इनको उबलते हुए पानी में डाला जाए। जब भी आप हर्बल टीज में इनका इस्तेमाल करें, उबलने के बाद पानी के थोड़े से नीम गर्म होने का इंतजार करें, तब जो इनकी तासीर होती है, जो इनका फायदा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल 1-2 टोटके बड़े चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों ने कहा कि पेंडेमिक में अपनी कुव्वत मदाफियत को बेहतर करना है और उसके हवाले से भी लोग काम कर रहे हैं। तो अदरक का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। साहर, लोग कह रहे हैं कि पानी जैसे 2 कप आपने रखा, उसमें अदरक डालिए, उसको उस वक्त तक उबालिए जब तक पानी 1 गिलास ना रह जाए, एंड दैट इज ग्रेट अगेंस्ट कोविड, नजला जुकाम, फ्लू वगैरह, सीजनल फ्लू। इसमें कोई अफादियत है अदरक की चाय में या अदरक के कहवे में? अगेन एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन। जो आपके पास अदरक होती है, जो जिंजर, उसमें एक मेडिसिनल कंपाउंड होता है जिसको आप जिंजर ऑयल कहते हैं। जिंजर ऑयल को अल्लाह ताला ने ये अमेजिंग कैपेबिलिटी दी है कि वो बॉडी से आपके पास माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स, इन इंफेक्शंस को वॉश आउट करती है। और अदरक अगेन, उसको आप जितनी देर पानी में पकाएंगे, पानी की तासीर बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद आपने 10-15 मिनट पानी को, अगर आप उसको टी में इस्तेमाल करें, उसको इन्फ्यूज रहने देना है, उसको ढक के रहने देना है। तो अदरक का डेफिनेटली फायदा। अगर आप इसको हल्दी के साथ मिलाते हैं, काली मिर्च के साथ मिलाते हैं, इलायची, कार्डेमम के साथ मिलाते हैं, दालचीनी के साथ मिलाते हैं, इसकी अफादियत बढ़ती है डेफिनेटली। लेकिन वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, जो बच्चे हैं जिनको कोई एलर्जीज है खास किसी किस्म के हर्ब से, या जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं, उन्होंने एक तो अदरक का डेली इस्तेमाल नहीं करना, और अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के बगैर उन्होंने अदरक को अपनी रूटीन नहीं बनाना, जिन 5 कंडीशंस का मैंने जिक्र किया। बहुत अच्छी है साहर जी। आई ऑलवेज लर्न सो मच फ्रॉम यू। 2 और चीजों के बारे में पूछना है। आजकल मार्केट में आपको ऑर्गेनिक या कच्ची हल्दी भी मिल रही है, जो बिल्कुल अदरक की शक्ल की होती है, बट ऑफ कोर्स वो ज्यादा पीली होती है। इसको किस तरह इस्तेमाल, लोग उसका भी कावा बना रहे हैं, लेकिन अभी आपकी इंफॉर्मेशन में मैंने देखा, आपने कहा कि हल्दी को भी उबलते हुए पानी में नहीं डालना, लेकिन लोग टोटका वही इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2 कप पानी में कच्ची हल्दी डाली, उसको उस वक्त तक पकाओ जब पानी आधा रह जाए, पूरा पीला हो जाए, और उसको पी जाएं। क्या ये सही तरीका होगा हल्दी के कावे के लिए? रॉ हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी, कच्ची हल्दी इज अमेजिंग। हमने उसके जिस कंपाउंड से फायदा उठाना होता है, उस कंपाउंड को आप करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन की तासीर होने के लिए, एक तो अगर आप काली मिर्च डाल दें अपनी हल्दी वाले कावे में, तो जो करक्यूमिन की ब्लड स्ट्रीम में, खून में एब्जॉर्प्शन होती है, वो 2000% तक ज्यादा हो जाती है। दूध में भी हल्दी को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि हल्दी को एब्जॉर्ब होने के लिए फैट्स चाहिए होते हैं, और वो वाले फैट्स जो चाहिए होते हैं वो दूध में होते हैं। तो ये तो होगी इसकी एब्जॉर्प्शन की तासीर ज्यादा। और उबलते हुए पानी में आपने उसको नहीं डालना है। आप अपनी जो भी रेसिपी यूज करें, चाहे आप टर्मरिक जिंजर टी बना रहे हैं, ठीक है, चाहे आप होली बेसल तुलसी के पत्ते वाली, कार्डेमम वाली टी बना रहे हैं, आपने अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स पहले डाल देने हैं, और जब पानी उबलने के बाद कम हो जाएगा, उसके बाद अपनी कच्ची हल्दी, यानी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, अपनी उसमें कच्ची हल्दी डाल देंगे, और 15-20 मिनट उसको ढक दें। इन सब इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज होने दें। जितनी भी हर्बल टीज होती है, नेम अ रेसिपी, और पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज होने देना होता है। जो एप्पल साइडर विनेगर भी आप अपनी हर्बल टीज में यूज करें, वो आपने उबलते हुए नहीं डालना है। इट जस्ट केम इनटू माय माइंड। ये आपने बाद में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, उबाल के, फिर उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर और हल्दी डाल के। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने क्योंकि जिक्र इसका कर ही दिया साहर, एप्पल साइडर विनेगर यानी एक तो बहुत पंजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसको सही इस्तेमाल इसका करने का क्या तरीका है? इसके भी ऑनलाइन अगर हम देखें तो बहुत सारे फायदे दिए हुए हैं, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल कैसे करें, ये जरा बताएं।
ओके, इफ एप्पल साइडर विनेगर डज नॉट सूट यू, डोंट गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों से बाकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। अदरवाइज एप्पल साइडर विनेगर की अगर आपने तासीर बढ़ानी है और उसकी पंजेंट और ये उसका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट और बहुत इचीनेस उसकी आपने कम करनी है, तो द बेस्ट वे इज टू यूज 1 टीस्पून इन 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर। अगेन जो आपके पास कोकोनट वाटर होता है दैट इज अल्कलाइन, वो इसकी तासीर भी बढ़ा देता है और इसके टेस्ट को भी थोड़ा ठंडा कर देता है और मध्यम कर देते हैं। और दूसरा, क्योंकि हमारे पास सर्दियां, एप्पल साइडर विनेगर, जिंजर और सिनेमन टी, ठीक है, अगर आप जिंजर और सिनेमन को पहले पानी में उबालते हैं, उसके बाद आप इसको ठंडा होने देते हैं और बाद में एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ 1 टीस्पून डालते हैं। इफ यू आर अ बिगिनर, आधे टीस्पून से शुरू करें। बिल्कुल, सिनेमन एंड जिंजर का आपने जिक्र किया, यानी अदरक और दारचीनी। आखिरी सवाल वेरी क्विकली, लास्ट 50 सेकंड्स होंगे मेरे पास। साहर, जीरा पानी, लोग सुबह सुबह जीरे का भी उसी तरह इस्तेमाल करें एंड इट इज सपोज्ड टू बी ग्रेट फॉर वेट लॉस, हाँ या ना में जवाब दे दें। Excellent for weight loss. I prescribe this to all my clients और स्पेशली जिन लड़कियों को पीसीओएस है कि सुबह उठ के आप रेगुलर पानी पिए ही ना, आपने जीरा पूरी रात पानी में सोक करके रखना है, सुबह पानी भी पी जाए और वो वाला जीरा भी चबा जाए। इट इज जबरदस्त। 1 टीस्पून पानी में आप डाल दीजिए जीरा, सफेद जीरा, उसको पूरी रात भीगे रहने दें और सुबह वो पानी भी पी लें और वो जीरा भी खा लें। बहुत बहुत शुक्रिया साहर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। आई थिंक दिस वाज रियली इन्फॉर्मेशन पैक्ड। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जरा मेरे जिब वाले भाई को भी चाय पिला दो। आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है हमारे कैमरे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग बैक हियर। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम जिंदगी के हर मोड़ पे हमें हमारे बड़े बूढ़े, हमारे एल्डर्स ये सलाह दे रहे होते हैं कि जी जिंदगी प्रैक्टिकल होने का नाम है, और जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। जब आप मैट्रिक कंप्लीट करते हैं, कॉलेज लाइफ में आते हैं, यही सलाह मिलती है। तालीम मुकम्मल करके जॉब करने लगते हैं, यही सलाह मिलती है। लेकिन खास तौर पे जब शादी हो जाती है तो मर्द हो या खातून हो, उसको कहा जाता है बेटा अब पता चलेगा असल जिंदगी अब शुरू हो रही है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उससे पहले, क्योंकि तुम्हारे बड़े लड़कपन के दिन थे, इजी गोइंग डेज थे, उनको भूल जाओ, अब जिंदगी एक जंग है। और इस जंग में अक्सर औकात आप अपने दोस्त अहबाब को, अपने मशगलों को, अपनी हॉबीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं और नई तरजीहात की तरफ जाते हैं। ये कितना फेयर है, ये कितनी इंसाफ की बात है कि क्या वाकई आने वाली जिंदगी में, और मैरिड लाइफ का मतलब ये है कि अब आपकी तमाम सोशलाइजिंग, तमाम फ्रेंडशिप, तमाम तर हॉबीज एक दूसरे के साथ ही आपने करनी है। आपको इजाजत नहीं है कि आपके दोस्त हों, आपको इजाजत नहीं है कि आपकी सहेलियां हों। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। और आज के कपल्स, आज के जो यंग कपल्स हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे शौक अलग अलग हैं तो हम एक दूसरे पर पाबंदियां लगाने के आदी नहीं हैं। बट दैट्स वेयर द जनरेशन क्लैश कम्स इन। आपकी अम्मियां, आपकी सास, वो आपकी सोशल लाइफ को और आपकी इन एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करने के लिए आमादा नहीं होती। दूसरी तरफ जब लड़की पे या खातून पे ये बेजा जिम्मेदारियां और पाबंदियां लगाई जाती हैं तो फिर उसको हस्बैंड का बाहर निकलना बुरा लगता है। वो कहती है जी मेरी तो कैद बाब मुसलसल है, सुबह मैं किचन में खड़ी रहूं, बच्चों का ख्याल रखती रहूं, शाम में आप आए तो आपको खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ हो, और उसके बाद आप निकल जाएं दोस्तों में। सरताज ये तो नहीं हो सकता। आप इससे कितना अग्री करते या नहीं करते, सोशलाइजिंग, स्पेशली दोस्तों में बैठना और उठना मर्दों के लिए कितना अहम है, और खास तौर पे क्या इसके लिए बीवी से इजाजत लेनी चाहिए या नहीं, ये हमारा आज का मौजू है। आप लोग प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। और आज हमारे पास जो पैनल है ना, बड़ा जबरदस्त पैनल है। हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगी ख्वाजा नवीद साहब को, जो कि मुल्क के एक मायानाज कानूनदान तो हैं, लेकिन साथ साथ ये मर्दों की नुमाइंदगी बड़ी जबरदस्त करते हैं। अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये इजाजत लेना ना लेना जरूरी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप मुस्कुरा रहे थे जब मैं इंट्रो दे रही थी। इतना खूबसूरत इंट्रो आपने दिया कि वो सवाल के अंदर सारा जवाब भी डाल दिया। बिल्कुल। अच्छा जी, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कितनी होती है, ये रस्सा कशी है, खींचातानी कैसी है। सोशल लाइफ जी अपनी स्टीम ब्लो ऑफ करने के लिए बहुत जरूरी है। आप कई ऐसी बातें होती है जो अपने रिश्तेदारों से, अम्मी अब्बू से, बीवी से, बच्चों से नहीं कर सकते। दोस्तों के साथ आप जरा बेतकल्लुफी से ये बातें कर सकते हैं, उनका मशवरा ले सकते हैं। लेकिन जी दोनों ही मियाँ बीवी एक दूसरे पे जुल्म करते कहते नहीं मैं हूं आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। इसके क्या नुकसान आता है ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत भी, और ऑफ कोर्स ही इज देयर एज अ थेरेपिस्ट एज वेल, लेकिन अपना तमाम तर एक्सपीरियंस, मेडिकल एक्सपीरियंस भी, और जितने पेशेंट से गुफ्तगू होती है वो भी हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच वजाहत।
आप बताइए, आपको इजाजत लेनी पड़ती है दोस्तों में जाने से पहले? भाई देखिए, ये शो स्टार्ट करने से पहले शर्त यह है कि बेग में ना देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम खुल के बात करें तो फिर आप बेगमा से बोले कि अपने अपने टीवी वक्तों पे बंद करें। अच्छा जी, तो यानी अच्छा नहीं, देखिए यहाँ भी फिर वो मेल डोमिनेंस है। नहीं, ये डर है, ये तो बंद करवा दें, ये डर है भाई। ये अंदर की बातें, गुर की बातें बताने वाले हैं वजाहत। लेकिन इजाजत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप दो लोग एक घर में रहते हैं, चाहे रूममेट्स क्यों ना हो, हम रहे भी हैं रूममेट्स, तो हम कहीं भी जाते थे तो एक दूसरे को बता के तो जाते थे। वो हल्की सी इजाजतनामा तो होता था, लेकिन दिल में ये होता है कि बस बताना जरूरी है। गैर मुनासिब रवैया है कि आप बिल्कुल ही बगैर बताया जाए। पता ही नहीं है लोग फिर यानी ये तो बीवी की परफॉर्मेंस पे शबा हो जाता है ना, लोग कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा हस्बैंड का है। और बिल्कुल, और ये बात तरीका भी कोई नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही इजाजत मांगने शुरू हो जाएं और अगर वो मना कर दे तो आप हर दफा ना आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ये भी फिर जुल्म है। आप 5 दफा अगर पूछते हैं, एक आध दफा मना भी कर सकती है, कोई प्लान आके बीच में मर्ज हो सकता है, तो आप कभी कभी म्यूचुअल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आदत ही बन जाए, मैंने ऐसे लोग देखे, दिमाग में मेरे हैं कुछ लोग अभी, कि यार वो बेगम ने मना कर दिया, वही खाने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हाईवे पे कढ़ाई खाने, बेगम नहीं जा सकती, या कभी हो सकता है कि कभी लड़कों वाली पार्टी होती है, गैदरिंग होती है, तो वो बिल्कुल नहीं आ पाते। अच्छा, तो एक मुझे बताएं, ये मर्दों का गिल्ट होता है, एम्बैरसमेंट होती है, ख्वाजा साहब खातून या बीवी सिर्फ पूछे ही कि भाई कहाँ जा रहे हैं मौसूफ, ये बता दीजिए कहाँ की रवानगी है, कितने बजे टार्जन की वापसी होगी, इसी पर गुस्सा चढ़ जाता है। हालांकि डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, आपका एक रूममेट है जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ही इज योर रूममेट, तो आप जब जा रहे होते हैं या कुछ कर रहे हैं, आप उसको बता के जाते हैं कि यार मैं 3 घंटे बाद आऊंगा, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, या आज रात को मैं नहीं आऊंगा, ताकि अगर उसने कुंडी लगा के सोना है तो आराम से सो जाए। तो रूममेट के भी अगर इतने हकूक हैं, तो बीवी तो आपकी फिर लाइफ पार्टनर है। तो अगर आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको इजाजत ना सही, उसको इनडायरेक्टली इजाजत कह दें, लेकिन एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस में लेके जाएं कि मैं जा रहा हूँ, आते आते लेट हो जाएगी, राइट, और आपने अगर सोना हो तो आप सो लें, और आपने अगर खाना खाना हो तो अपना टाइम से खा लेना, हो सकता है मैं खाना खा के आऊँ। नहीं, लेकिन अनसेट एक्सपेक्टेशंस भी तो है ना ख्वाजा साहब। अक्सर देखें घरों में बीवी उस वक्त तक जागती रहती है जब तक हस्बैंड वापस नहीं आता। तो अच्छा हस्बैंड है तो वो ये बता के जाए कि भाई जागना मत, मैं देर से आऊंगा। जागना मत पे वो भी कहेगी अल्लाह सुबह ही आ जाना, जब जाऊंगी तब आ जाना। ये भी एक टेक्निक भी है, मैं सोऊंगी नहीं। हाँ। अब बंदे को एक प्रेशर दे रहे हैं ना आप लोग, मतलब सोऊंगी नहीं का मतलब आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये भी एहसास दिला रहे हैं कि आप इतने काबिल एतबार नहीं कि घर की चाबी आपको दे दी जाए। ये भी है, आप इतने काबिल एतबार नहीं है, घर मेरा है, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, दरवाजा नहीं खोलना। अच्छा, एक दोस्त ने यही बताया कि उसकी बीवी का कंट्रोल सिस्टम कैसा था कि ऑफिस से जैसे 7 या 7:30 बजे वो निकलते थे, तो वो फोन करती थी कि कब आ रहे हो, मैंने तवे पे रोटी डालनी है। हाँ। तो वो कहता है 15 मिनट का वो टाइम होता था कि फौरन पहुंच जाओ कि तवे पे रोटी डालनी है गरम गरम। हाँ, उसके बाद खाना खुद गरम कर लेना। एक कॉलर भी हमारे साथ है, बल्कि आपको बताएं हमारे साथ लाहौर से मौजूद है उज़मा नोमान भी। उज़मा, गुफ्तगू आप सुन रही हैं, जरा मेल डोमिनेटेड, मैंने कहा स्टार्ट तो लिया जाए, इनको एटलीस्ट ओपनिंग पिच देने की इजाजत दी जाए। लेकिन आप क्या समझती हैं कि खातून अक्सर इस बात पे काफी खाइफ होती है कि भाई ठीक है, आदमियों के लिए बड़ा सिंपल है कि जी उन्होंने पहले काम पे जाना है, उसके बाद वो काम से क्योंकि थक चुके हैं तो अपने दोस्तों में जाके बैठेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। खातून ये कहती है कि सुबह से शाम तक मैं घर में होती हूँ, खासतौर पे जो खातून खाना होती है, और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हस्बैंड जब वापस आए तो फिर उसको वक्त दे। आई थिंक दैट्स वेयर द क्लैश कम्स इन। आप कैसे देखती हैं इसको? सिविला, सबसे पहले तो सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खातून सारा दिन घर में काम करती है और शाम को वो अपने हस्बैंड का इंतजार करती है कि वो आए और गपशप हो और ये वो, क्योंकि अगले दिन तो फिर उसे सुबह ही ऑफिस चले जाना है। तो ये बड़ा जरूरी है। और क्लैश, ये जो क्लैश है ना, ये हर घर की कहानी है, मेरे ख्याल से सभी लोग अग्री करेंगे। अब कोई ऐसी वाइफ्स हैं जो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, बहुत फ्रेंडली भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस एक बात पे हस्बैंड से क्लैश होना बहुत जरूरी है कि जी आप
टाइम पे घर क्यों नहीं आए, ऑफिस से सीधे घर क्यों नहीं आए, दोस्तों के पास क्यों चले गए। ये एक ऐसी चीज है जिसपे हर वाइफ का अपने हस्बैंड। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से 30-32 सालों में अम्माओं ने और बहनों ने खूब बिगाड़ा होता है ना, यानी जब बंदा सिंगल होता है, बैचलर होता है, उसकी तो कोई रोक टोक ही नहीं होती, काम खत्म हुआ उसके बाद कोई भी प्लान बन गया। आदमियों को एडजस्ट करने में भी शायद टाइम लगता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप बताइए, आपको इजाजत लेनी पड़ती है? मेरी तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मेरे तो इतने दोस्त हैं कि मुझे तो बड़ा रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और मैं तो अभी जो शख्सियत माशाल्लाह बैठी हुई है ना ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब को देख के एक अजीब मतलब एक बड़ी एनर्जी स्पार्क मिल जाता है, यकीन करें हम जैसे मर्दों को। अच्छा, मैं सिद्रा ये कहूंगा, देखिए बात पता है क्या है, होता ये कि बात दफा आपके कोई दोस्त होता है जिनके बहुत ज्यादा आप जाने लगते हैं और कभी लेट भी आते हैं, तो वो आपकी बीवी उसको सौतन समझने लगती है। हाँ। होता ये है क्या, और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने बीवी को, बीवी चिड़ती पता कब है, जब उसको जाना उसको छोड़ के आप अपने दोस्त की इन्विटेशन फौरन उठ के चले जाती है। जैसे मेरी वाइफ कहती है अभी आप मेरे जाने, मुझे कहीं जाना होता है, नखरे दिखाते हैं, और दोस्त का फोन आया तो फौरन भागती। अच्छा, मुझे बताइए कौन से स्टेज पे या बीवियां डबल चेक करने लगती हैं आपका नैरेटिव, कि आपने कहा जी मैं जावेद की तरफ जा रहा हूँ, तो जावेद को कॉल भी होती है और पता किया जाता है कि आप जावेद के पास ही हैं या नहीं? लिसन टू मी, ये मुझे वाकई याद आ गया, एक मोहतरमा थी, उनकी जो मियाँ साहब कहीं और का बता के चले गए, वो ट्रैक नहीं हो रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा, उस गाड़ी में लगा हुआ था ट्रैकर, अब वो ट्रैकर जब ट्रैक किया गया तो पता चला ही वाज फाउंड इन नियर सीबीयू विद हिज सेक्रेटरी। तो ये हो जाता है, इसलिए डर लगता है लोगों को। टेक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त है। आपकी बात मुकम्मल करते हुए बीवी जावेद को फोन करती है, और जावेद भी इतना कॉन्फिडेंट होता है, कहता है कि हाँ वो वॉशरूम में है, अभी देता हूँ, और फिर उसके बाद फोन करता है, भाई बता तो दिया करो कि तुम मेरा कह के आ रहे हो। अच्छा, बाय द वे, इससे फिर बड़ी जबरदस्त बात ये होती है कि कुछ जो समझदार बीवियां होती हैं जिनका ताल्लुक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से ना भी हो, खवातीन को ये ट्रेनिंग ऑलरेडी ये उनका बिल्ट इन सिस्टम होता है। फिर आप मेंटेन करने लगते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, आपको पता होता है कि कौन से दोस्त का नाम बार बार लिया जा रहा है, कौन से दोस्तों को ब्लैक लिस्ट करना है, और ब्लैक लिस्ट करने की वजूहात क्या होती है। इस पर हम बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हो रही है जी, जरा क्रिप्सी और करारा टॉपिक है हमारा, और उसमें हम कह रहे हैं कि आपको अगर दोस्तों में जाना हो, आपके रवैये में क्या तब्दीली आती है? क्या आपको 2-3 दिन पहले से अच्छा बनना पड़ता है? आप पहले शॉपिंग पे ले जाते हैं बीवी को, मैके लेके जाते हैं, या फिर आपने अपना टाइम टेबल बांधा हुआ है कि जी फलाने वीकेंड पे बीवी और बच्चों ने ननियाल जाना है, तो उस दिन मैं अपने सारे शौक पूरे कर लूँ। लेकिन बीवियाँ भी बड़ी होशियार होती हैं, वो फौरी तौर पर लिस्ट बना लेती हैं। कई आपके दोस्त उनकी लिस्ट में ब्लैक लिस्ट होते हैं। इसकी क्या वजह बनती है ये हम जानते हैं। उस वक्त कुछ खवातीन को अपने हस्बैंड्स के चंद खास दोस्तों से प्रॉब्लम होती है, इसकी क्या वजह है आपकी नजर में? अच्छा, वैसे सिद्रा मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मर्द हजरात शादी के बाद इतने मजलूम क्यों हो जाते हैं। मतलब काम सब पूरे कर रहे होते हैं, दोस्तों से मिल भी रहे होते हैं, हर जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन इतने मजलूम क्यों बन जाते हैं, अपने आप को इतना मजलूम क्यों पोर्ट्रे करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं पहले तो ये जैसे अब अक्सर कहते हैं ना उस्मा कि अपनी अगर स्किनी कॉफी नहीं मिल रही हो तो लोग कहते हैं भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड मसाइल हैं, ये कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये मसला बनाया हुआ इन्होंने। मर्द हजरात के भी मसाइल इसी तरह के हैं, यानी सारी दुनिया के इश्यूज छोड़ के इशू ये है कि दोस्तों में जाने से पहले इजाजत नहीं मिल रही है ना भाई। बिल्कुल। अच्छा सिद्रा, आपने पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं है। मेरे हस्बैंड के बिल्कुल भी कोई फ्रेंड्स नहीं है जहां वो आते जाते हो और मुझे कोई प्रॉब्लम हो। मैं जरूर फ्रेंड्स हैं नहीं, मेरे हस्बैंड उस्मा मुझे बताएं, फ्रेंड्स हैं नहीं है, आपने रहने नहीं दिए? नहीं, शादी से पहले से ही उनके फ्रेंड्स नहीं है। फैमिली में ही बहुत ज्यादा उनकी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो ऑफिस से वो सीधे घर आते हैं अपने भाइयों के साथ, अपनी मदर एंड फादर के साथ उनकी बहुत ज्यादा है, तो बस वो फैमिली के साथ ही उनकी। अच्छा, फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन तो यही नहीं है उस्मा, आपसे भी एक्सपेक्टेशन तो यही नहीं है आपके दोस्त? एग्जैक्टली, मैं ये सब बातें सुन सुन के बहुत हैरान हो रही थी। नहीं, मेरे से बिल्कुल भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बल्कि मुझे अक्सर कह देते, शायद उसकी रीजन ये भी हो, कहते हो घर से चली जाए, मैं 2 लम्हे सुकून के घर में ही गुजार लूं। तो ये तो पत्थर के जमाने की बातें कर रही हैं।
वैसे आज के जमाने में वाकई बड़ी अनहोनी बात लग रही है, पत्थर के जमाने की बात। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, ख्वाजा साहब आपके पास आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? नाजिया इकबाल तो बटे सिंह से बात कर रही हैं। जी नाजिया, बताइए, आपको अपने हस्बैंड के दोस्तों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम, दोस्तों से प्रॉब्लम मेरे ख्याल में कम होती है। हाँ जी। हमें प्रॉब्लम अपने शौहरों से होती है। क्या होती है कि वो अगर लेट आते हैं तो हमें फिक्र होती है। हाँ, और बताते नहीं है कि कहाँ गए थे। शौहर ये समझता है कि शायद हम चाहते हैं कि वो हमें जरूरी बता के जाएं। हाँ। लेकिन सही। अच्छा, इस बात पे कभी आपने इसरार किया है कि अगर दोस्तों में ही जाना है तो मुझे भी साथ लेके जाओ, कोई फैमिली गैदरिंग करो, या आप इस बात की इजाजत देती हैं कि चलो मर्द कहीं अगर बैठे हुए हैं तो इट्स फाइन? मैम, शौहरों का इजाजत होनी चाहिए दोस्तों में जाने के लिए। हाँ। लेकिन शौहरों को सिर्फ बता के जाना इसलिए जरूरी है कि खुदा ना खास्ता रास्ते में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, घर वाले ये समझ रहे कि आप दोस्तों के साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो पता होना चाहिए, वेयर अबाउट्स पता होने चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी नाजिया जी। तो और बड़ा हादसा होने का खतरा। ये आप अंदर की बातें ना बताएं, वहाँ भी पूरा उतर जाएगा। अच्छा, मुझे आप बताए ना, ये में तो बच भी जाएगा। ब्लैक लिस्टेड जो दोस्त होते हैं उनके पास जाने से मसला होता क्या है, क्यों नहीं, यानी इशू क्या है? देखो, मेरे अपना जाती तजुर्बा ये भी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग दोस्त अच्छे होते ही नहीं है। हाँ। जो आपको गलत सोहबत में डाल रहे होते हैं। हाँ। जिसमें ड्रग्स है, जिसमें लेट नाइट का जागना है, सुबह देर तक उठना है, काम में खराबी आती है, और ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं और मेरे दोस्त भी थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से मुझे फील हुआ है नेगेटिव बातें करना, गॉसिप करना, हाँ, गीबत करना, नेगेटिविटी फैलाना, और उनसे हाँ, फील होता है कि हमारा घर खराब होता है। सही, ये है सबसे बड़ी जो एक लाइन है, बेस लाइन। घर खराब होता है, उसमें वाइफ की छठी बड़ी मजबूत होती है, समझ जाती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो ना नींद पूरी कर पा रहा है, लेट नाइट जागता है और ऐसी एक्टिविटीज में चला गया जो कि मैं नहीं चाहती। ऑन द अदर हैंड, या तो मेरा बिला वजह किसी शरीफ दोस्त की वजह से अपनी बीवी को टाइम देना शुरू कर दें, या आप रोजाना मिलना शुरू कर दें। अगर अब मुझे अभी मेरी शादी को तकरीबन 2 साल है और मैंने काफी चीजें अपनी चेंज की हैं क्योंकि घर खराब ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सिद्रा, हाँ, कि कुछ दोस्तों से दोस्ती खत्म करनी पड़ी। अच्छा। और ये नहीं कि लड़ाइयां हो गई हैं, बस ये कम हो गया है क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं, आप कहाँ टाइम देंगे यार। हाँ, लेकिन मुजाहिद एक इसमें नेचुरल बातें भी करते हैं। देखिए, मर्द हजरात इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उनका एक खास जाविया होता है। लोग ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब आपकी लाइफ का हनीमून फेज खत्म होता है और आपके घर में किसी नन्हे मेहमान की आमद होती है। बच्चा आ जाए तो जाहिर सी बात है खातून का ज्यादा वक्त बच्चा ले रहा होता है, एंड द मैन डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लाइक लोग कहते हैं कि जी उस वक्त दोस्तों में उठना बैठना ज्यादा शुरू हो गया जब छोटा बच्चा है, आपको तो घर में टाइम देना चाहिए। एक खातून को भी एक एडल्ट से बात करने की जरूरत है उस वक्त। देखो ना, क्लिनिकल कंडीशंस यही तो हैं कि बच्चा हुआ, अब उसका पोस्टमार्टम कंडीशन स्टार्ट हो गई, अब वो थक रही है, नींद उसकी खराब हो रही है, सुबह नाश्ता भी डबल बन रहा है। हस्बैंड वहां से वो जो राह फरारी इख्तियार करता है ना, वहां से बेगम की हटती बहुत बुरी है। वहीं से मसले मसाइल अब वहां पे क्या है, देखो यार, हस्बैंड भी तो हस्बैंड है ना, ये तो नहीं कि वो अपने आपको अपग्रेड ही नहीं करे। हाँ। उसको चाहिए कि थोड़ा सा बेगम को 1 to 1 टाइम दे। हाँ। आप अपनी बेगम को टाइम देंगे, बेगम बच्चे को अच्छा टाइम देगी। सही। ये एक किस्म का एक सर्किल है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हस्बैंड जब अपने दोस्तों में जाके बैठते हैं वो कम्प्लीटली केयरफ्री होते हैं। पीछे घर को आग लग जाए, वहां पे खाने को ना हो, बच्चा स्कूल से वापस नहीं आए, ये उसमें कोई कंसर्न में शामिल नहीं है। खातून ऑन दी अदर हैंड अगर बेचारी दोस्तों के साथ कभी चाय पे चली भी जाती है या घर पे उनको इन्वाइट कर लेती है, ये तमाम प्रॉब्लम्स उसके साथ होते हैं। तो वो कहती है मैं कभी केयरफ्री होती ही नहीं हूँ, मुझे तो कभी वो टाइम मिलता ही नहीं है जैसे आपको होना भी नहीं चाहती है क्योंकि वो ओन करती है घर। मैं बुराई में नहीं कह रहा, हाँ, मैं तारीफ में कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मैरिड हैं, हम लोग कभी कभी मिल बांट के बैठते हैं तो मैंने नोट किया है कि वो बेचारी प्री ऑक्युपाइड रहती हैं। हाँ। तो बच्चे के लिए वो फोन करके हाँ, मेड से पूछ रही होती है वो सो गया, उठ गया, उसने खाना खा लिया। अच्छा, ये भी तो अनहेल्दी होता है ना, खुद आप अपना ख्याल नहीं रख रहे और फिर हस्बैंड से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखो मैं भी तो करती हूँ तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। वो इन रिटर्न आपकी डिमांड बढ़ जाती है ना, तो आई थिंक
थोड़ा सा मजीद हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अब हम जिस एरा में जा रहे हैं, इतने मॉडिफाई तो हो गए। अम्मियों के देखो, हमारी अम्मी की जनरेशन के तो दोस्त ही नहीं थे, अब तो फिर खवातीन के दोस्त होते हैं, वो फिर एक आध आवाज निकाल लेती हैं। अम्मियां तो पूछती भी नहीं थी अब्बुओं से। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं अपने दोस्तों में जाता हूँ ना और मैं वापस आता हूँ तो मुझे घर की से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। अच्छा। हाँ, मैं मिस करता हूँ, मुझे कुछ होता है। तो इतना लंबा लंबा जाया मत करो ना, इतना घर ही भूल जाओ, वापस आने के बाद मोहब्बत ज्यादा होने लगे। एक कॉलर हमारे साथ है, जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास हेलो, ये एक बात है अच्छी मेरे हर जाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से यास्मीन बोल रही हूँ। जी मैम, क्या कहेंगे हमारे मौजू पे? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और ख्वाजा साहब ना, मेरे मैं उनकी इतनी ज्यादा फैन, ख्वाजा साहब की जो अदालत लगती थी, मैं सारे ड्रामे छोड़ के वो देखती। जबरदस्त। आज देखिए ख्वाजा साहब भी मौजूद है, पूछे इनसे क्या पूछेंगे इस मौजू मैं ये अपना कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 30 साल हुए, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, इतने लविंग, मैं कहती हूँ शादी के बाद सारे दोस्त भूल गए, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ। सही। 30 साल हो गए, मैं यही देखती हूँ। घर में हमारे कोई दोस्त नहीं, बार बार जो दोस्त होते हैं भाई भाई। सही। और इतनी अच्छी हमारी जिंदगी माशाल्लाह से गुजरी, इतनी खुशहाल की जिसकी तो आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, दोस्त खराब होते हैं? दोस्त अच्छे भी होते हैं, दोस्त खराबी भी करते हैं। खराबी भी। मैंने कई बार देखे हैं लोगों के घर जाने वाले दोस्त शामिल। ये सही कहा आपने। अच्छा मैम, क्योंकि आपका इतना माशाल्लाह तजुर्बा है, दुनिया आपने देखी है, आप बताइए कि जो यंग खवातीन है, जो नई शादीशुदा खवातीन है, उनको आप क्या मशवरा देंगी? उनके लिए बड़ा पेन पॉइंट होता है, उनको लगता है कि वक्त नहीं दे रहे हस्बैंड्स। हाँ जी, मशवरा यही तो अपने हस्बैंड का ख्याल करें। जितनी मोहब्बत, जितना प्यार करेंगे वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ख्वाजा साहब, यही सवाल आपसे, यंग लेडीज काफी इससे परेशान होती हैं, वो भी एडजस्ट कर रही हैं, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, और आजकल की डिमांड भी अलग है। पहले तो लोग कहते थे ना कि दोस्तों में बैठ के 3-4 घंटे आपने कहीं खाना खा लिया, गपशप लगा ली। अब आजकल मर्द कहते हैं कि जी मैंने अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान की हुई है, मैं उनके साथ दुबई जा रहा हूँ, मैं उनके साथ नॉर्दर्न एरियाज जा रहा हूँ, वहाँ पे घंटे अलार्म बजना चाहिए, क्योंकि बात ही होती है, देखिए ना, स्टैग्स का जो है चक्कर, फिर उसमें फिर बहुत सारी गड़बड़ भी होती है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाऊं, 1.5 मिनट लगेगा। मूवीज भी बना हाँ, अच्छा, क्या हुआ, 2 दोस्त थे, उनकी आपस में शर्त लगती थी कि कल फजर की नमाज में पहले कौन आएगा मस्जिद में। तो एक दोस्त ने बहुत कोशिश की पूरा महीना, लेकिन हमेशा उससे जब गया तो दूसरा जो है वो पहले पहुंचता था। उसने कहा यार मुझे राज बताओ कि मैंने इतनी एफर्ट्स की हैं, लेकिन जब देखा है तुम मुझसे पहले मस्जिद में हो। उसने कहा तुम भी दूसरी शादी कर लो, मैं रात को सोता ही मस्जिद में। मजाक लेके मुझे बताएं कि जब दोस्तों में सारे लड़के हों, सारे मर्द हज़रात बैठे हुए हों और शादीशुदा हों, जिसकी बीवी की कॉल आती है तो बाकियों का क्या रिएक्शन होता है? उस वक्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, अलर्ट भी हो जाते हैं, अगर उसको कॉपरेट कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ महफिल चल रही है, तो जिसकी कॉल आती है तो वो जो दूसरा होस्ट होता है कहता है म्यूजिक बंद कर देते हैं, बंद करो। भाई देखो, डिपेंड करता है वो बंदा खुद कैसा है, ठीक है ना। अगर वो बहुत ही सहमा हुआ, होता ही 2 नंबर है, खुद कैसा है क्या मतलब। अगर वो सहमा हुआ 1 नंबर होगा तो घर में सोएगा बीवी के पास, वो दोस्तों में आएगा ही नहीं। बताया ना, होता है क्या, जिसकी बीवी की पहले कॉल आ गई और आपको पता है कि आगे से फायरिंग हो रही है या सवाल जवाब हो रहा है, इंटेरोगेशन चल रही है, तो बाकी दोस्त उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? पहले तो देखो जब कॉल आती है वो भी तैयार हो जाते होंगे कि अब हमारी बीवियों की भी पहले अपना फोन साइलेंट कर देते होते हैं। नहीं, साइलेंट तो हो नहीं सकता। पहले तो जब कॉल आती है ना तो बंदा जो है वो साइलेंट में मारा जाएगा बंदा। ये भी सही है। नहीं, सहम जाता है। देखो, हम शोहर जो है ना बीवियों से डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं। आप ही लोग मानते नहीं है, ठीक है ना। बेगम की कॉल आती है, बंदा खड़ा तो हो ही जाता है, टेंशन में उस वक्त बालकनी में निकल जाता है, क्योंकि वो लड़के जो है ना उसके एक्सप्रेशन पे असर होते हैं फिर। तो हम छुपाते हैं कि अब सवाल क्या है, 3 ही सवाल है, कहाँ हो, कब आओगे, किसके साथ हो, कब आओगे। अब यही सवाल है, और अब आप आराम से पूछ ले तो बंदा बता देता है। और हस्बैंड्स को भी चाहिए कि जो टाइम देकर आए उस पर चले जाए तो क्या जाता है। नहीं, और जब इन 3 सवालों के जवाब दे रहे होते तब इर्द गिर्द का क्रॉस होता है, वो जब उधर से क्रॉस हो रहा होता है। अब देखो, कहाँ हो, अगर आप गलत जगह बैठे और आप बता के कुछ आए तो ये एक सवाल ये है कि यार मुखबरी तो नहीं हो गई। ये भी डर है ना, तो वो बंदा बताते भी सोच होता है मैं कहाँ हूँ, कैसे बताऊं। लेकिन अगर आप पाक साफ चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस से बता दें भाई यहाँ पे बैठा हूँ। और दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो,
ईमानदारी से रिश्ते को चलाओगे तो मजा भी आएगा और डर भी नहीं रहेगा। अब बिल्कुल ही आजकल तो कई बीवियां कहती हैं वीडियो कॉल करो। हाँ, मैं देखूं बैठे कहाँ। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जिस दिन ये एविडेंसेस मांगने शुरू कर दिए, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, यार ये मतलब हस्बैंड, अच्छा शोहर भी ये करे तो गलत है। हाँ। इसका मतलब ये कि आपका पार्टनर जो है ना वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी। अच्छा, वैसे ये आपस की बात है, ये वजह बिल्कुल सही बात की है कि खवातीन खासतौर पे जब मंगनी हो जाती है और लड़की अगर काम कर रही है या कॉलेज में है, तो उस वक्त अगर उसका मंगेतर या उसका हस्बैंड उससे ये कहे ना कि अच्छा फलानी जगह कहा है और मुझे वीडियो पे दिखाओ कि तुम वहीं पे हो, दैट सिग्निफाइज रिश्ता तोड़ देना चाहिए। वहां पे आप और खवातीन हम फौरन सपोर्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलें, ये इतना क्रिप्सी और करारा सब्जेक्ट जो चल रहा है, आज आपको बताते हैं ओरियो क्रिस्पी भी हमारे साथ है, जो कि नंबर 1 बिस्किट है जी दुनिया में, लेकिन अब एक नए तरीके से। कुछ लोगों को जरा क्रिस्पी चीजें पसंद होती है, जैसे हमारा टॉपिक आज आप लोगों का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। सो प्लीज ट्राई देम, देयर थिन, देयर अमेजिंग, और ये किसी भी आपके लाइट हार्टेड स्नैक टाइम को बेहतरीन बना सकते हैं। और ये भी आपको बताती चलूँ, इसकी कीमत भी बहुत कम है, सिर्फ 5 रुपए। इसी के साथ जी एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है राशिद आपके? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आपके मेहमान, आप लोग, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है जी। और मैं तो आपके प्रोग्राम में जो कॉल करता हूँ तो वो भी इजाजत लेकर की जाती है। जबरदस्त। आपको निशाने अदर मिलना चाहिए। लेकिन एक बात है, बहरहाल ये मजाक की हद तक बात ये है कि ऑलमोस्ट ये इजाजत नहीं होती, ये बताना होता है एक दूसरे को। और मियाँ बीवी जैसे लाइफ पार्टनर होते हैं, ये बीइंग लाइफ पार्टनर एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना भी होता है। सही सही। तो ये बता के जाना या आना, इससे ये हमारे पुराने जब हम बच्चे होते थे तो वालदा हमें पूछा करती थी कि कहाँ जा रहे हो। एक ओडीक होती है पीछे जो आपका रिलेशन बैठा है, उसको एक ओडीक होती है। बिल्कुल। और एक जो आपकी जो खिंच है वो आपकी बॉन्डिंग को मजबूत करता है एक दूसरे को। लेकिन एक आपने ओडीक की यहाँ पे बात की, दूसरी तरफ खुदी भी होती है जो कुछ ज्यादा बुलंद हो जाती है कभी कभार, जो कहती है अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इसमें मर्द को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि अपनी, देखें बीवी आपकी जिंदगी में वो आई है, वो आपके पास चलकर आई है। हाँ। आपका बड़ापन दिखाना चाहिए कि इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर वो पॉजिटिवनेस भी तो हो सकती है ना। अच्छा, बहुत जबरदस्त आपने बात की राशिद, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आके जरा ये भी पूछेंगे, मिक्स जेंडर फ्रेंड्स, यानी एक तो है कि जी मैं दोस्तों में जा रहा हूँ और दोस्त मेरे मर्द हजरात, शादी से पहले आपके कॉलीग्स भी होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में भी जान पहचान होगी, जिन खवातीन से अगर आपकी इस्लाम दुआ है, अच्छी दोस्ती है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, उनको भी जाहिर सी बात है बीवी शक की निगाह से देखती है और बर्दाश्त नहीं करती। तब आपको कितनी सच्चाई, कितनी दयानतदारी रखनी चाहिए। समटाइम्स पीपल फील कि जी मैं एक एडल्ट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मर्जी, क्या हो गया इसमें, बुराई क्या है अगर मैंने फलानी दोस्त के साथ कॉफी पी ली। यहाँ पे क्या मामलात होते हैं, जरा इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। बड़ी मजेदार गुफ्तगू हो रही है जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि चले मर्दों तक तो ठीक है, लेकिन वो अक्सर जब आप जावेद का कह के जाते हैं, आप जावेद के साथ होते नहीं, आप नसरीन के साथ होते हैं, नसरीन का बीवी को बता नहीं सकते, तो तब क्या करना चाहिए खवातीन को? और खास तौर पे क्या आप समझते हैं कि शादी से पहले अगर किसी मर्द की फीमेल कॉलीग्स थी, फीमेल को स्टूडेंट्स थी, यानी आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ रहे थे, क्या वो दोस्तियाँ शादी के बाद भी मिक्स जेंडर कंटिन्यू कर सकती हैं? और इस पे खवातीन का, खुसूसन बीवियों का क्या रद्द अमल है? ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? लेकिन बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा आपका भी और आपकी बीवी का भी ना मेंटली एजुकेट होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी बीवी सपोज को एजुकेशन में प्री नर्सरी क्लास से पढ़ रही है और फिर उसने ओ लेवल ए लेवल उन्हीं लोगों के साथ किया, फिर वो बाहर चले गए, आपकी बीवी भी बाहर चली गई पढ़ने, अब आपकी शादी उससे हो गई है, अब उसकी रिलेशनशिप आपसे तो 2 साल 3 साल पुरानी है, उनके साल 20-22 साल पुरानी है। तो आप ये कहें कि ओवरनाइट वो उनसे क्विट कर दे या उनको देखकर पहचाने ही नहीं या उनको सलाम ही ना करे या उनके नाम के आगे भाई लगाए, या फिर उनको भाई लगाए, भाई के ऊपर सुनाओ। हाँ। वो कहता है महफिल में बैठी हैं आप, महफिल में बैठी हैं आप, कुछ तो ख्याल कीजिए, भाई कहना हो तो भाई घर से लाया कीजिए।
अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये तो हस्बैंड्स की एक्सपेक्टेशन होती है। क्या आपको जो फीमेल आपकी फ्रेंड्स हैं उनके आगे भी बाजी लगाना पड़ेगा? उस्मा क्या कहेंगी मर्द हजरात की, आपके हस्बैंड की, अगर कोई फीमेल कॉलीग है, फ्रेंड है, क्या वाइफ्स इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे भी दोस्तों ने अब एकदम प्लान बना लिया, वो कॉफी पीने चले गए, आपको पता चले जी आपका हस्बैंड फलानी खातून के साथ जो उनकी दोस्त हैं उनके साथ कॉफी पी रहे हैं, तो खवातीन चिल्ड होती हैं या क्या रिएक्शन करें? अच्छा, इस तरह आपने कहा बाजी लगाना पड़े, बाजी कहीं लगा ही ना ले मर्द हजरात, बाजी बात कर दिए। तो बाजी नो बाजी, ओके। फिर अच्छा सिद्रा, मैं ये समझती हूँ कि खवातीन में जेलसी फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है अपने शौहर हजरात को लेकर, और उसके अलावा थोड़ा शक भी होता है। ये एक मानने वाली बात है, इससे कोई भी खातून इनकार नहीं कर सकती है कि कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड के मोबाइल्स भी चेक कर रहे होते हैं, आप उन पे चेक भी रख रहे होते हैं कि खवातीन के साथ अगर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, अगर उनके साथ मेल कोलीग्स भी हैं फिर भी आप चेक रख रहे हो। भाई आप ऑफिस के बाद सिर्फ किसी फीमेल कॉलीग को लिफ्ट दे दें, उसके घर तक छोड़ दें, तो स्टोरी बन जाती है, घर में World War III हो सकती है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ, आपकी अच्छी बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब आप एक दूसरे की जो एक स्पेस है जो चाहिए लाइफ में, वो स्पेस देंगे तो अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर आप एक दूसरे पे इस तरह सवार रहेंगे और बिल्कुल, बीवी को तो अभी मुझे सारे डिस्कशन से लग रहा है कि बीवी कोई दहशतगर्द होती है जो शौहर बेचारों को मर्दों से पूछे, आधे कहेंगे हाँ होती है। अच्छा, ये क्योंकि वक्त कम है उसमें यही सवाल मैं वजाहत की तरफ लेके जाऊंगी। वजाहत, सिंगल अगर दो, एक मेल एंड फीमेल मिल रहे हैं, हस्बैंड इज द मैन इज मैरिड, क्या करना चाहिए खातून को, यानी जो उसकी बीवी है उसको एक्सेप्टिंग होना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, या खोज में रहना चाहिए? देखो, अगर कोई आपकी बहुत पुरानी दोस्त है और वो आपको समझती है तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप उसको अपनी बीवी से भी मिलाएं, ठीक है ना, उनकी भी आपस में दोस्ती कराएं। जब उनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे हो जाएगी तो कभी ऐसा हो कि आप उसके साथ बैठ के कहीं बैठने चले भी जाएं, अगर आपकी बीवी जानती होगी तो आप बता सकते हैं कि मैं उसके साथ जाके चाय पी रहा हूँ, एक छोटा सा मसला। लेकिन अगर बीवी को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, बीवी को प्रॉब्लम जब होती है जब शौहर उसे चीजें छुपाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ओपन हो गई बात। आपने कहा कि जी मुझे पता चल गया है, बेशक ये दोस्त ही है लेकिन मुझे तुम्हारी ये दोस्त नहीं पसंद। अगर हस्बैंड उसके पीछे जाके फिर भी मुलाकात करता है और उसको चीट करता है तो फिर? नहीं, ऐसी कोई दोस्ती नहीं होती, ये भी दोस्ती से एक कदम आगे। आपने बचपन में अपने गाना सुना होगा, भरोसा कर लिया।